हाँ, तो हिंदी साहित्य की 12 कैप्सूल की सीरीज अपन ने स्टार्ट की थी, उसका आज ये फर्स्ट कैप्सूल है। और आई होप आप सभी बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल 4 बजे उठ गए हैं और ये इस कैप्सूल के वेट कर रहे होंगे। और अभी साथ के साथ बस प्रॉमिस एक ही है कि अभी का अभी इसको याद करना है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही कम सिलेक्टेड मैंने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और जो ये आपकी अंतराल भाग बुक है, अंतराल भाग सेकेंड वाली जो बुक है, इसके जो लघुत्रात्मक प्रश्न है, जैसा कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, वो फर्स्ट कैप्सूल आज अपन पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य की। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी सिलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बस इनको अच्छे से रट लेना, घोट के समझते हुए याद कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। इस कथन के आधार पर सूरदास की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। गाँव के बच्चे समझते होंगे चूल्हा ठंडा करना, जैसे जो चूल्हा होता है ना, उसमें जब रात के टाइम पर जो लास्ट के अंदर अपने मम्मी जो होते हैं वो बीच में लास्ट में रोक देते हैं ना, उनको सही करके एडजस्ट कर देते हैं, तो वैसे ही वो चूल्हा ठंडा करना होता है ना, उसको आग को मतलब छुपा देते हैं या जो भी। तो वैसे ही ये चैप्टर है कि रात के 2 बजे थे, सूरदास की झोंपड़ी में आग लगी थी। तो बजरंगी तथा जगदर ने सूरदास से पूछा कि आग कैसे लगी, चूल्हा ठंडा किया था या नहीं, ठीक है। चूल्हा ठंडा करना इन सेंस को पानी डाल के बुझाना नहीं होता, बस ऐसे ही एक कोई दूसरा देखिए उसके ऊपर मतलब जो उसकी राख जैसी होती है ना, उसको ऊपर से ढक देते हैं तो वो एकदम कवर हो जाता है, ठीक है। वही वाली चीज़ है, उसे कहते हैं चूल्हा ठंडा करना। ये ग्रामीण संस्कृति है, गाँव में ये चीज़ें देखने को मिलती है, सिटीज़ में तो नहीं मिलती, ठीक है। इस पर नायकराम ने उत्तर दिया, नायकराम ने क्या उत्तर दिया कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंस है कि आज की जनरेशन आपने देखा भी होगा कि पड़ोसी के सुख से देख के पड़ोसी जो होता है वो दुखी होता है। आज का दुख यही है, किसी दूसरे के कोई अच्छा काम हो रहा है या फिर अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो पड़ोसी उससे हमेशा दुखी रहेगा, वही वाली चीज़ है। इसलिए अब जब आग लग गई तो पड़ोसी का कलेजा ठंडा हो गया। तो ये कह रहे हैं कि दुश्मन अगर मैं ठंडा कर देता दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता। सूरदास का किसी की बातों की और कोई ध्यान नहीं था, उसे अपनी झोंपड़ी तो अपने बर्तन आदि जल जाने की चिंता भी नहीं थी, ठीक है। उसे अपनी उस पोटली के जल जाने का दुख था जिसमें उसके जीवन भर की कमाई थी, मतलब पैसे, वो वाली थोड़ा सा दुख था, बाकी कोई दुख नहीं था। उन रुपयों से वह क्या करना चाह रहे थे, वो इसलिए इकट्ठे के जो पितर होते हैं मर जाने के बाद में पितर बन जाते हैं, उन पितरों का पिंडदान करना चाहते थे, अपने पौत्र मिठुआ की शादी आदि अनेक योजनाएं पूरी करना चाहते थे, ठीक है। इस प्रकार उसकी मन स्थिति निराशापूर्ण थी। ये थोड़ा सा प्लान था, जो उनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ झोपड़ी में आग लगने की वजह से। दूसरा क्वेश्चन, सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था अथवा सूरदास की झोंपड़ी पाठ से उद्धृत इस कथन की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। तो आंसर देखो कि सूरदास अपने रुपए खोने से यद्यपि दुखी जरूर था, उसकी समस्त आशाएं टूट गई थी, फिर वे जगदर से अपने पास रुपए होने की बात को स्वीकार करना नहीं चाहता था। मतलब ये उस बताना नहीं चाहता कि मेरे पास पैसे थे, ऐसा नहीं बताना चाहता था, दुख जरूर था अंदर ही अंदर। सूरदास जानता था कि उसने ये धन भीख मांगकर जोड़ा था। एक अंधे भिखारी के लिए, क्योंकि सूरदास जी अंधे थे, तो अंधे भिखारी के लिए निर्धनता इतनी लज्जा की बात नहीं थी जितना धन का संग्रह करना, ठीक है। ये वाली चीज़ है, ध्यान रखना क्या कि एक अंधे भिखारी के लिए निर्धनता मतलब गरीबी इतनी लज्जा यानी शर्म की बात नहीं थी जितना धन का इकट्ठा करना था, ठीक है। रुपयों को अपना स्वीकार करने से, क्योंकि ये देखो ध्यान रखना, अगर कोई आप सोचो कोई भिखारी होता है ना, और कभी न्यूज़ में आती भी है कि खूब सारे भिखारी ऐसे हैं जो पैसा कलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लाखों रुपए उनके पास में होते हैं, तो वो उसका बहुत बड़ा अपमान है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मतलब मेरा जो गरीबी में रहना ठीक है, लेकिन पैसा इस भिक्षा मांग मांग के पैसे वाला बनना ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान है, वो वाली चीज़ है। समझ गए होंगे आप मेरी लाइन इसके ना। तो रुपयों को अपना स्वीकार करने से होने वाले अपमान से बचने के लिए वह जगदर से अपनी आर्थिक हानि की बात को छिपा रहा था। वर्तमान में भी समाज की यही मान्यता है, यदि कोई भिखारी अधिक धन संचय कर ले तो उसे बड़ी है दृष्टि से देखा जाता है कि अरे तेरे इतने पैसे तेरे पास, भिखारी कहीं के, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है वर्तमान में भी, तो ये वर्तमान वाली बात को इसको जोड़ के कनेक्ट कर सकते हैं। अगला, सूरदास के मन से निराशा, ग्लानि, चिंता और शोभ के भाव एकाएक क्यों दूर हो गए। इन भावों का स्थान किसने लिया। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। बाजी पर बाजी हार जाएं लेकिन हिम्मत नहीं हारते, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो इस बार, इस बार नहीं तो इस बार, ठीक है। वही वाली चीज़ है, पर मैदान पर क्या रहते हैं, डटे रहते हैं। इस कथन के आधार पर सूरदास की मन स्थिति में आए परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए, आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। आंसर है कि झोंपड़ी के जलने से सूरदास अत्यंत दुखी था। पूरी राख को तितर बितर करने पर भी उसने अपने संचय, मतलब जो पूरी राख जो थी जलने के बाद उसको पूरा तितर बितर कर दिया, लेकिन वो पैसे नहीं मिले।
जो अथवा उनकी पिघली हुई चांदी भी नहीं मिली थी कि थोड़ा बहुत मुझे मिल जाए, नहीं मिला था। उसकी सभी योजना इन रुपयों के माध्यम से पूरी होनी थी, अब वे अधूरी ही रहने वाली थी। दुखी और निराश सूरदास रोने लगा था। अचानक उसके कानों में आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। ठीक है, तुम खेल में रोते हो। इन शब्दों ने सूरदास की मनोदशा को एकदम बदल दिया। जैसे कोई खेलता है, वो कोई सा भी फील्ड हो, चाहे अगर वो हार जाए फिर रोना शुरू कर दे, वो कायरता है, वही वाली चीज़ है। तो इन शब्द, किसी ने कहा कि तुम खेल में रोते हो, तो ये चीज़ बिल्कुल एकदम बदल दिया, मनोदशा बदल दी सूरदास की, और उसने रोना बंद कर दिया। निराशा उसके मन से दूर हो गई। उसका स्थान विजय गर्व ने ले लिया। विजय गर्व ने ले लिया। उसने मान लिया कि वह खेल में रोने लगा था, वह अच्छी बात नहीं थी। वह राख को दोनों हाथों से हवा में उड़ाने लगा था। तो ये चीज़, इसका मतलब क्या है कि वो कुछ ढूंढ रहा है और रोना रो रहा है। इसलिए कहते हैं रोना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं होगा, सो नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, ये फील्ड नहीं तो कोई और देखेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अगला है मिठुआ के प्रश्न और जो कोई 100 लाख के बार लगा दे का उत्तर सूरदास ने किस प्रकार दिया। सूरदास का उत्तर किस विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, तो देखो कि सूरदास अपनी जली हुई झोंपड़ी को बार बार बनाने का निश्चय व्यक्त करता है। ठीक है, मिठुआ पूछता है और का जो कोई, देखो ये थोड़ी उनकी भाषा है, ध्यान रखना कि और का जो कोई 100 लाख बार मतलब लगा दे मतलब आग लगा दे, वह क्या करेगा। ठीक है, तो उत्तर में सूरदास कहता है तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। अगर 100, क्या जबरदस्त आंसर, ध्यान से समझना कि अगर कोई 100 बार, ध्यान रखना क्या है कह रहा, हाँ, अगर कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो सीधी सी बात है झोंपड़ी तो फिर आग हो जाएगी, आग लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे कोई 100 लाख बार आग लगा दें तो हम 100 लाख बार फिर से बनाएंगे। ये है हिम्मत और कहते हैं ना मतलब जुनून। ठीक है ना, वो वाली चीज़ है। तो सूरदास का ये उत्तर उसकी दृढ़ता को दर्शाता है। वह झोंपड़ी जलने से विचलित नहीं है, कोई बात नहीं, जल गई फिर बना लेंगे। वह उसके बार बार पुनर्निर्माण के लिए कि फिर से बनाऊंगा तैयार है। अपना समय किसी से बदला लेने में नष्ट करने के स्थान पर झोंपड़ी के पुनर्निर्माण में उसका सदुपयोग करना चाहता है, न कि बदला लेना, क्योंकि बदला लेने से तो कोई मतलब नहीं है, हो गया सो हो गया, ये वाली चीज़। फिर अगला, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो अपनी झोंपड़ी के जलने का इतना दुख सूरदास को नहीं था जितना अपने संचित के रुपयों के जाने का था। ठीक है, वे व्याकुल, उतावला, निराश और चिंतित होकर रोने लगा था। सूरदास की इस मनोदशा में अचानक परिवर्तन हुआ। उसने सुना कोई कह रहा था तुम खेल में रोते हो। इन शब्दों ने सूरदास की मनोदशा को बदल दिया। निराशा, ग्लानि, चिंता और शोक से भरा हुआ सूरदास एकदम इनकी जकड़ से मुक्त हो गया। वह उठा और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। हारते हारते सूरदास विजयी हो गया। उसके मन की निराशा मिट गई और वह आत्मविश्वास से भर गया। हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ चुके अभी, लेकिन इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए मैंने जानबूझ के फिर से ले लिया। आपको 2 मिनट लगेगी, ये चीज़ पढ़ चुके, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा भी आए तो आंसर ऐसा ही लिखना है। ठीक है, तो ये थे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके। ठीक है, ये हालांकि मैंने स्पीड से पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि ये पढ़ चुके अभी अपन पीछे। ठीक है, लेकिन ये भी देख लेना। ठीक, ओके। अगला चैप्टर जो आपका नेक्स्ट है वो है पर्वतारोहण संस्थान से क्या आशय है। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिसमें सिर्फ लघुत्रात्मक आने की ज़्यादा चांस है, और बाकी जो नेक्स्ट कैप्सूल मिलेगा इस चैप्टर से वो बड़ा क्वेश्चन आने की चांस है। तो मैंने किसी चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन लिए, किसी से कम लिए, तो समझ जाना वो राउंड फिगर में शानदार तैयारी होने वाली। बस मैं जो कहूँ वैसा करते जाओ। पर्वतारोहण संस्थान का मतलब है, पर्वतारोहण संस्थान उस संस्थान को कहते हैं जो पर्वत पर चढ़ने की इच्छा रखने वालों का पर्वत पर चढ़ने की कला सिखाते हैं। भाई हर कोई थोड़ी पर्वत पर चढ़ सकता है, पत्थर गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, पत्थर को पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ता है, तो ये कला सिखाई जाती है। वो बोलते हैं पर्वत संस्थान। जैसे आपका स्कूल है, वहाँ पढ़ाई होती तो एक संस्थान हो गया, वैसे ही इसके लिए इन संस्थानों में पर्वत पर चढ़ने की कला में दक्ष व्यक्ति पर्वत पर चढ़ने की कला सिखाते हैं, और इसमें ये लोग पत्थरों, खूंटियों, रस्सों, कुल्हाड़ियों, दूसरी चीज़ों की मदद लेते हैं। अब तो पर्वतारोहण शिक्षा के पाठ्यक्रम स्थान पा चुका है, हालांकि अब तो सिलेबस में भी इसको जोड़ दिया गया है। तो पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये कुछ देखो आंसर का लेवल क्या है कि जो अपन एग्जाम्पल बीच में डालते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बछेंद्री पाल और संतोष यादव के एग्जाम्पल आप जरूर डाल देना, ठीक है, तो एक प्रॉपर आंसर अपना बन जाएगा। अगला है महीप कौन था और वह अपने पिता के पास क्यों नहीं रहता था। तो देखो शैला भूप सिंह की प्रेमिका थी, शैला भूप सिंह की प्रेमिका थी, और बाद में वह उसकी पत्नी बनी। तो महीप उनका ही पुत्र था। पहले वो उसकी फ्रेंड थी, प्रेमिका थी, उसके बाद में उसकी वाइफ बन गई, और फिर इनसे एक बेटा हुआ, उसका नाम था महीप। महीप उन्हीं का पुत्र था। लेकिन जब शैला
गर्भवती थी तो भूप सिंह नीचे से एक औरत ले आया था, दूसरी औरत ले आया था। तो शैला को सोतन का साथ रहना सहन नहीं हुआ, तो उसने सूपी नदी में सुसाइड कर लिया, खुद आत्महत्या कर ली। तो महीप जो था, जो कि शैला का ही बेटा था, महीप को ये सहन नहीं हुआ, अपनी माता की मृत्यु के पीछे अपने पिता का हाथ मानता था, क्योंकि वो दूसरी सौतन ले आया था, तो ये मंजूर नहीं हुआ, उसको जिम्मेदार समझता था। अतः वह अपने पिता तथा सौतेली माता को छोड़कर नीचे चला गया। वह अपने पिता के पास नहीं रहता था। एक बार वह रूप सिंह तथा शेखर को वहां पहुंचाने गया, परंतु रुका नहीं और घोड़ों को लेकर तुरंत वापस लौट आया। ये ध्यान रखना, ये अपने बाप है भूप सिंह, इसके पिताजी का नाम भूप सिंह है। लास्ट में क्वेश्चन अगर ऐसा भी आ जाए कि भूप सिंह जो है वो अकेला तन्हा मतलब क्यों फील करता था, तो रीज़न यही है कि ये भूप सिंह बाद में क्या होगा, इसकी वाइफ भी शायद ये भी मर जाएगी, तो फिर फाइनली अकेला रह जाएगा। तो ये जो इसका बेटा है ना, ये महीप, ये भी इसके पास में नहीं रहता। तो आप आंसर बना के लिख सकते हो कि ये वजह, इसके तन्हाई की ये वजह थी, किसके, भूप सिंह की। ठीक है, बाकी महीप की सिंह मैं बता चुका। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भूप सिंह के बारे में और भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो कि भूप सिंह ने ऐसी ऐसी हरकतें की थी, इस वजह से फिर फाइनल इसकी वाइफ भी जो थी वो भी मर गई, और इसका जो बेटा था वो भी इसके पास में नहीं रहता था, वो भी नीचे जाके मतलब अपने पहाड़ उमाने रहता, नीचे अपने कुछ उमाने लग गया। तो ये सब कारण है। ठीक है, अगला, एकाएक जैसे सफ़ेद हो गया रंगीन स्क्रीन, प्रस्तुत कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो, रूप सिंह माही पहुंचा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात त्रिलोक सिंह से हुई, जो उसका दादा था। ठीक है, उसने अपने पिता तथा भाई के बारे में पूछा तथा घर जाने की इच्छा व्यक्त की। त्रिलोक ने उससे हिमांग पहाड़, कौन सा पहाड़ भी ध्यान रखना, हिमांग पहाड़ के ऊपर चढ़ जाने को कहा और बताया कि वह घर ऊपर चला गया है। उसे अपने माता पिता के बारे में पता चला कि बहुत पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है। अपने माता पिता के देहावसान की बात सुनकर अपने गांव आने तथा परिवार के लोगों से मिलने की रूप की सारी खुशी गायब हो गई और एकाएक जैसे सफ़ेद हो गया रंगीन स्क्रीन। ये तो होता है ना, जैसे कभी अपन कुछ बहुत खुशी में जाते हैं, अचानक ऐसा कुछ हो जाए तो एकदम आंखों के सामने कहते हैं पर्दा सा आ गया, मतलब कुछ नहीं दिखता हमें, सफ़ेद हो गया, वो चीज़ कहते हैं एकदम सफ़ेद हो गया रंगीन स्क्रीन। जो एकदम कलर था वो कैसे वाइट हो गया। एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं, कोइयाँ किसे कहते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है। तो कोइयाँ एक जल पुष्प है। ठीक है, एक जल पुष्प है, इसको कुमुद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमुद। बहुत शानदार आंसर है, ऐसा कैसे लिखना है। इसे कोकाबेली भी कहा जाता है, कोकाबेली भी कहा जाता है। 3 नाम हो गए, पहला कोइयाँ जल पुष्प है, ठीक, दूसरा इसको कुमुद भी कहते हैं, तीसरा इसको कोकाबेली भी कहते हैं। ठीक है ना, और ये शरद ऋतु में खिलता है। कौन सी ऋतु में, सर्दी में। और जहाँ भी गड्ढा होता है उसमें पानी भरा होता है और वहाँ पर कोइयाँ फूल उठती है। भाई जैसे छोटा सा खेत में भी कोई गड्ढा हो गया, वहाँ पानी, सीधी सी बात है, पानी इकट्ठा होगा तो फिर कोइयाँ वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, और रेलवे लाइन के दोनों ओर गड्ढों से भरे पानी में ये पुष्प दिखाई देता है। ये समस्त उत्तर भारत में पाया जाता है और शरद ऋतु में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब तथा खिली हुई कोइयाँ की पत्तियाँ मिलकर एक हो जाती है। ठीक है ना, जो इसकी गंध को पसंद करता है वही इसके महत्व को जानता है। इतनी प्यारी खुशबू है। तो ये है कोइयाँ। देखो, नेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इस चैप्टर से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी जो नेक्स्ट कैप्सूल मिलेंगे, नेचर वाले क्वेश्चन आप आजकल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, प्रकृति वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है सिंगाड़ा क्या है। सुना होगा सिंगाड़ा, खाया भी होगा आपने, है ना। सिंगाड़ा के लड्डू भी बनते हैं, वो अलग चीज़ होती है, कच्चा सिंगाड़ा भी होता है, सब तरह से बात होती है। तो सिंगाड़ा क्या है, लेखक ने उसके बारे में क्या बताया, है ना। तो सिंगाड़ा एक जल में उत्पन्न होने वाला फल है। ये एक कांटेदार फल है जो पोखर और तालाब होते हैं ना, वहाँ के पानी में होता है। सिंगाड़े के फूल उजले होते हैं। ठीक है, उजले होते हैं और उनमें गंध भी होती है, अलग तरह की स्मेल होती है, लेकिन वो सही होती है। बिस्नाथ सिंगाड़े के फूलों से भरे गांव के तालाबों पर जाकर घूम घूम कर उसकी गंध का आनंद लेता था। कौन, बिस्नाथ। ठीक है, और उसकी गंध के साथ एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती थी। सिंगाड़ा जब छोटा दूधिया होता है ना, छोटा दूधिया होता है तो उसमें गंध भी होती है। ठीक है, अलग तरह की गंध होती है। हालांकि ये गंध अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं कि वो अलग तरह की स्मेल हो, लेकिन ये सिंगाड़े वाले जो तो जब दूधिया होता है, जब तो कच्चा होता है, मार्केट में देखा भी होगा आपने, जब बिकते हैं वो, तो उस टाइम पर उसमें थोड़ी सी एक गंध भी होती है। तो ये सिंगाड़े के बारे में भी जानना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट में, पता नहीं चलता सिंगाड़ा क्या, बताओ। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी सोचो, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके अपन मन से लिख सकते हैं। अब बताओ, सिंगाड़ा अगर नहीं पढ़ा आपने, सिंगाड़े के बारे में लिखोगे क्या आप? लिख ही नहीं सकते। अब ये तो लिख नहीं सकते, ये सिंगाड़ा अच्छा ये होता है, मार्केट में देखा था, हरे कलर का होता है, ये तो लिख नहीं सकते। ये है क्या, एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ेगा, वरना मार्क्स कट गए। इसलिए कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिनको याद करना ही करना है, वरना तो कोई सवाल ही नहीं, मन से क्या लिखोगे, ये दिक्कत हो रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगला है बरबंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है बरबंडा। बरबंडा किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या उपयोगिता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे। तो लेखक के गांव में एक फूल बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न होता है, उसका नाम है बरबंडा। उसे क्या कहते हैं, बरबंडा कहते हैं। शायद इसी का दूसरा नाम है सत्यानाशी। देखो नाम बड़ा खराब है, लेकिन ये जो इसका महत्व समझते हैं वो सत्यानाशी को खराब नहीं मानते। हालांकि गाँव के अंदर सत्यानाशी जब भी उग जाती है उखाड़ के खेत में बाहर फेंक देते कि अरे इस खरपतवार को फेंको बाहर, ठीक है। इसका वो बरबंडा ही है जिसका नाम सत्यानाशी है, ध्यान रखना। इसका नाम भले ही अच्छा नहीं लगे, परंतु ये फूल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर होता है, बहुत उपयोग बहुत है, ये ध्यान रखना। नाम खराब है इसका, ये नाम इसीलिए तो खराब है, इसका नाम खराब हो गया, इसका संगत खराब होगी इसकी, इस वजह से हुआ होगा। इसके फूल पीले होते हैं और वे पीले रंग की तितली के समान पड़ती है, एकदम लगता है तितलियां बैठी हो, बहुत शानदार होता है ये। जब गर्मियों में गाँव में आंखें दुखने की बीमारी होती है, गाँव के अंदर गर्मियों में क्योंकि गाँव के डिजीज होते हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लाइटें रहती नहीं है, तो आंखें दुखनी आ जाती है। कहते हैं ना आंखें दुखनी आ गई, मतलब आंखें दुखने की बीमारी होती है, आंखें खराब हो जाती, चिपक जाती, खुलती नहीं है सुबह सुबह, ऐसे डिजीज देखे हैं हमने। तो वो बीमारी होती है ना, तो इसका दूध आंखों में लगाया जाता है इस सत्यानाशी का, तो कहते हैं कि जो है फिर आंखें सही हो जाती है, ऐसा मानना है। और हो सकता है आयुर्वेदिक है तो बातें सही भी होती है। तो आंख दुखने की बीमारी को दूर करने में ये बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, बहुत सारी जड़ी बूटी की तरह काम करता है एक तरीके से। अब बताओ अगर आंखें दुखनी ठीक हो जाए, लोगों की आंखें खुल जाए, आंखें सही हो जाए, तो बहुत बड़ी चीज़ है। नाम सत्यानाशी हुआ क्या हुआ, ठीक है। बाकी दिखने में भी अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट है बरबंडा, याद रखना। अगला है हरसिंगार के बारे में लेखक ने क्या बताया, हरसिंगार का भी ध्यान रखना। सिंगाड़ा, बरबंडा, हरसिंगार। हरसिंगार भी शरद ऋतु में ही फूलता है और पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष में मालिन दाई जो दाई थी, वो दाई लेखक के घर के दरवाजे पर हरसिंगार के फूल रख जाती थी। इसको गांव की बोली में कहीं तो कहना होगा कुरई जात रही, ठीक है, ये गांव की भाषा है। हरसिंगार के पेड़ से ढेर सारे फूल इकट्ठे अनायास ही गिर पड़ते थे। ये फूल सफ़ेद होते हैं तथा उनसे भीनी भीनी गंध आती है। ये चीज़ है हरसिंगार का भी देख लेना, शरद ऋतु में फलता है। और ये इनके कहते हैं ना कि जिसके फूल होते हैं वो पेड़ के ढेर सारे फूल इकट्ठे अनायास से गिर पड़ते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, अनायास मतलब कभी कभार गिर जाते हैं। तो ये फूल जो सफ़ेद होते हैं तब भीनी भीनी इसमें थोड़ी स्मेल आती है, ध्यान रखना। सफ़ेद फूल होते हैं हरसिंगार के, ठीक है। और बरबंडा के पीले, सॉरी उसके सत्यानाशी के, सिंगाड़ा के, यहाँ बरबंडा सत्यानाशी तो यहाँ इसके पीले होते हैं, ठीक है, तितली की तरह। अब रिनेसा क्या है, रिनेसा तो 20वीं शताब्दी में यूरोप में हुई फ्रांसीसी क्रांति के बाद परिवर्तन की जो लहर चली थी उसको रिनेसा या पुनर्जागरण काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रिनेसा या पुनर्जागरण काल हिंदी में, ठीक है। इसमें सामाजिक संपन्नता, राजतंत्र के स्थान पर प्रजा की सत्ता संबंधी विचारों के साथ ही आर्थिक संपन्नता का विचार भी नहीं था। इसी के कारण ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योग लगे, बिजनेस हुए, उनके माल को खपाने के लिए एशिया में बाजार तलाशे गए। इसी के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पनपी और अमीरी तथा गरीबी दोनों में वृद्धि हुई। ये था रिनेसा पुनर्जागरण। सिंपल सा है, आराम से एक बार देख लेना, ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन बाकी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख के जरूर जाना है। डिफरेंट है, रीज़न क्या है कि बाकी चीज़ों में थोड़ी बहुत मिला भी लिख दोगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप मन से नहीं लिख सकते, क्या जब तक पढ़ा नहीं तो फिर उसके बारे में सोच ही नहीं सकते आप, ये चीज़ है, ठीक है। और फिर है, हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हैं। नेचर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। यह कथन वर्तमान की किस समस्या को इंगित करता है? तो देखो कि मालवा की धरती पर अनेक नदियां तथा जलाशय हैं, इस कारण वहां जल का अभाव नहीं होता। हालांकि बहुत नदियां हैं, जलाशय, लेकिन जल का कोई अभाव नहीं होता। खूब पानी मिलने के कारण फसलें पैदा होती है तथा अन्न और खाद्य पदार्थों की कमी भी नहीं रहती। इस प्रकार ये प्रदेश समृद्ध है, मतलब अच्छा है। इसी कारण डग डग रोटी पग पग नीर ये युक्ति मालवा की धरती के लिए कही गई है। लेकिन आज भी पश्चिमी सभ्यता हमें प्रकृति से दूर ले जा रही है, जिससे धरती पर तापमान बढ़ने से ऋतु चक्र प्रभावित हो रहा है, वर्षा की कमी होने से पानी के अभाव का संकट पैदा हो रहा है, इससे खेतों में अन्न उत्पादन प्रभावित हो रहा है, बड़े उद्योग लगाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, नदियों में स्वच्छ जल नहीं, उद्योगों का विशिष्ट कचरा आपस में मिला दिया जाता है तो पूरा गंदा पानी हो जाता है, और इससे मालवा की धरती के उजड़ने का संकट पैदा हुआ है। बताओ इसमें क्या, कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से लिख सकते हो, क्योंकि खूब सारी नदियाँ थी, समृद्ध हैं। लेकिन आजकल जितने भी ये जो है ना पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर जो आया है, इस वजह से लोग बिजनेस में पैसे के पीछे, लालच के पीछे भाग रहे हैं। इस वजह से बड़े बड़े उद्योगों से, फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी है वो नदियों में मिला दिया जाता है, तो वहाँ पर रहने वाले जीव मर जाते हैं और पानी पूरा वेस्ट गंदा हो जाता है। ये सारी बातें लिख सकते हो आराम से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेखक ने वर्तमान सभ्यता को
खाऊ उजाड़ सभ्यता क्यों कहा है, अथवा अपना मालवा पाठ के आधार पर खाऊ उजाड़ू सभ्यता का आशय स्पष्ट करें। आप ईमानदारी से बोल देना, आपके टेस्ट हुए भी होंगे तो इनमें से कितने क्वेश्चन मिले, है ना। तो यही तो कह रहा हूँ, कितने शॉर्ट 14-15 क्वेश्चन मुश्किल से, इतने चारों चैप्टर में मात्र 14-15 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए आपके लिए, और 100% आपने टेस्ट दिए होंगे तो आपको इनमें क्वेश्चन मिले भी होंगे और बोर्ड में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो वर्तमान सभ्यता मनुष्य को प्रकृति से दूर ले जा रही है, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका आदि देशों के विशाल उद्योगों में होने वाला उत्पादन विश्व के अन्य देशों में बिकता है, जो वहाँ की आर्थिक तथा सांस्कृतिक सभ्यता को नष्ट कर रहा है। इसमें पूंजीवादी शोषण बढ़ रहा है तथा लोगों में गरीबी बढ़ रही है, ठीक है। ये सभ्यता लोगों की सुख शांति को खाई जा रही है, उनकी धरती के सौंदर्य और उर्वरक जो शक्ति है, उर्वरता को आज देखा होगा आपने, कितने लोग लालच में अपनी फसलें बर्बाद कर रहे हैं। मतलब खाने वाले जो गेहूँ पैदा करता है किसान, उसमें न जाने 1000 तरह की दवाई डालता है। अब ये नहीं सोचता है उसी गेहूँ को खाना है। और मैंने आपको कहा भी था कि भारत में बेसिकली जितने भी कैंसर डिजीज होते हैं उनमें 80% केस पंजाब और हरियाणा के अंदर है, 80% होने वाला कैंसर। रीज़न क्या है कि वहाँ के किसान है, समृद्ध है, पानी खूब है, लेकिन वो क्या करते हैं कि दवाइयाँ ज़्यादा डालते हैं और उसी गेहूँ को खुद खाते हैं, वहीं की सब्जियाँ खाते हैं। तो वो सब केमिकल जो डालेंगे वो सब अपने शरीर में जाएंगे, ये बहुत घातक होता है, ठीक है। तो ये सब है, तो ये मानव जाति को भीषण विनाश की ओर धकेल रही है। यही इसीलिए कहा जाता है ना कि खाऊ उजाड़ सभ्यता, इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत इजी सा छोटा सा कैप्सूल है ये, जिसमें आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लघुतरात्मक प्रश्न जो दिए हैं वेरी टॉप लेवल के हैं, और ये मेरी गारंटी है मोस्टली तो आपको याद हो गए होंगे, थोड़े बहुत पहले पढ़े हुए फिर तो पूरे याद हो गए होंगे। और अभी इसको घंटा पर और देख लेना, 1 घंटा, और मैं तो ये कह रहा हूँ आप लिख लेना, समझ तो लिख लेना, ताकि लिखोगे ना तो और ज़्यादा दिमाग के अंदर फिट होगा, लिखावट भी ठीक होगी, गलतियाँ भी ठीक होगी, ठीक है। तो ये था अपना कैप्सूल फर्स्ट, अपन कल मिलेंगे कैप्सूल सेकंड के साथ में, ठीक है।